स्टार्ट देख लेते हैं। हाँ, तो अभी मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया है ना, परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। अब देखिए, परिमेय संख्याओं का एक डेफिनेशन, किसी एक नज़रिए से मैंने परिमेय अपरिमेय को आपको समझाने की कोशिश की। अब दूसरे नज़रिए से परिमेय अपरिमेय को समझते हैं। अब परिमेय अपरिमेय को समझने का दूसरा तरीका है ना, देखिए मैं बताता हूँ। परिमेय अपरिमेय को दूसरे नजरिए समझेंगे, वो नजरिया है दशमलव प्रसार, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन। इस नजरिए से एक नई परिभाषा के रूप में हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेसिमल एक्सपांशन है ना, दशमलव प्रसार। इस नजरिए से अब हम परिमेय अपरिमेय को समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिए, परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q का रूप होती है ना। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 17/8 है ना, ये परिमेय संख्या है ना 17/8। एक और नंबर हम लेते हैं जैसे 7 में ले लेते हैं 7/9 ले लेते हैं ना, ठीक है, 7/9, ठीक है। दशमलव प्रसार यानी कि फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। चलिए 17/8 देखते दशमलव में क्या आता है, तो 17 में 8 से भाग दें। चलिए 17 में 8 से भाग लगाते हैं, 8 दूनी 16, 1 0 पॉइंट आएगा, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 जा 40, 0 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, 2.125। आई बात समझ में, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, 2.125। अब सुनिए मेरी बात, इसमें शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया, मतलब ये दशमलव एंड हो गया, इसके बाद दशमलव के अंक नहीं जा सकते ना, एंड हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 खत्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। इस दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, है ना, शांत दशमलव बोलेंगे हम इसे। कौन सा प्रसार है ये दशमलव का, शांत दशमलव, शांत हो गया ना, ठीक है। और जिसका दशमलव प्रसार में शेषफल 0 आता ही नहीं, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो 17/8 का प्रसार कैसा है, शांत दशमलव, है ना। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहां लिख देता हूं, है ना, एक मिनट रुको, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, शांत दशमलव, ठीक है। अब 7/9 का दशमलव प्रसार देखते हैं कैसा आता है ना, 7/9 आपने देखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार देखते हैं, नहीं कि 7 में 9 से भाग देते हैं ना। चलिए जब हम 7 में 9 से भाग देंगे क्या आता है देखते हैं, 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 9 सते 63, फिर 7 पे 0 आएगा, फिर 9 सते 63, फिर 7 और फिर 0 आएगा, 9 सते 63। आप देख रहे हैं इसमें शेषफल 0 कभी नहीं आएगा, फिर 9 सते 63 नहीं आएगा ना, शेषफल 0 कभी भी, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, 0.7777 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, अप टू इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 का बार, मतलब इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार कैसा निकला, अशांत, अशांत दशमलव निकला। आई बात समझ में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब ध्यान देना एक चीज, सबसे पहले 2 शब्द जो आपको सीखने हैं वो ये है, हाँ ये शांत दशमलव है क्योंकि शेषफल 0 आ गया, जिसमें शेषफल 0 नहीं आए, लगातार चलता ही जाएगा। आप देखिए कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, इतना हम इस ट्रेंड से पता लगा लिए, ठीक है, अनंत तक जाएगा। तो जो दशमलव कभी न रुके उसको बोलते हैं अशांत, जो शांत हो जाए, एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो शांत दशमलव, जो न रुके वो अशांत दशमलव। आई बात समझ में। अब इसको हम बोलते हैं अशांत, अशांत के साथ ही साथ रिपीट होने वाला है, अशांत आवर्ती
दशमलव। अब ये आवर्ती शब्द क्या है, सुनिए मेरी बात, मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि नाम आप खुद दें, नामकरण आप खुद करें। शांत हो गया इसलिए इसका नामकरण शांत दशमलव, ये शांत नहीं हुआ इसलिए इसका नाम अशांत दशमलव। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट होने वाला, आवर्ती मतलब रिपीट होने वाला, दोहराने वाला। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ साथ बार बार। 7 पे बार, 7 बार बार आ रहा है इसलिए 7 पर क्या लगा देंगे, बार। तो बताइए रिपीट हो रहा है या नहीं है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, सीधी सी बात है, आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि रिपीट होने वाला डेसिमल, है ना। अब सुनिए इसको शुद्ध शब्दों में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अनवसानी। अनवसानी, अशांत शब्द की जगह और थोड़ा सा प्रोफेशनल शुद्ध हिंदी वाला शब्द है अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अनवसानी, है ना। अनवसानी, अनवसानी मतलब अशांत, ध्यान रखना, है ना। क्या शब्द लिखोगे आप, अनवसानी आवर्ती दशमलव, यानी कि अशांत, अशांत रिपीट होने वाला दशमलव। देखो एक तो शांति नहीं है, इसको तो अशांत है, आप खुद नामकरण करें, इसको रटने की जरूरत है इस नाम को। शांत नहीं हो रहा ना, अशांत है। अशांत के साथ ही साथ आवर्ती, रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट भी हो रहा है ना, देखो साथ 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 रिपीट हो रहा है। अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव, है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मी, जैसे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, आई बात समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट होना, रिपीट, रिकरिंग मतलब रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकरिंग रिपीट होने वाला दशमलव, आई बात समझ में। तो ये शांत दशमलव है, बस इतना समझे आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा अभी कि भैया ये शांत दशमलव है और ये दशमलव प्रसार कैसा, अशांत दशमलव, आई बात समझ में। 3 दशमलव प्रसार में 3 कैटेगरी होती है, दशमलव प्रसार में जो है ना टोटल 3 कैटेगरी होती है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये तो आपने देख ही लिया, इस दशमलव प्रसार को मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता है ना, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अब मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई भी भिन्न आप ले लो, कोई इस दुनिया का कोई भी भिन्न ले लो, या तो वो शांत दशमलव होगा या फिर वो अशांत आवर्ती दशमलव होगा, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ये होते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, रिपीट नहीं होने वाले। अच्छा अब आप खुद सोचिए कि दशमलव प्रसार कुल कितने प्रकार का हो सकता है। तो दशमलव प्रसार टोटल 3 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार तो हमने अपने सामने देखे आंखों से। पहला प्रकार शांत दशमलव, शांत हो गया वो, टेंशन ही खत्म। दूसरा अशांत, अशांत में 2 कैटेगरी होती है। अशांत में एक तो रिपीट होने वाली कैटेगरी, जिसमें रिपीट हो रहा है बार बार कंटिन्यू, और एक रिपीट नहीं होने वाली कैटेगरी। अशांत मतलब जो एंड ना हो। तो अशांत में 2 कैटेगरी होती है, अशांत में एक रिपीट होने वाली जो बार 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 रिपीट हो रहा है, और एक अशांत में रिपीट नहीं होने वाली कैटेगरी, आई बात समझ में। तो अशांत में रिपीट नहीं होने वाली कैटेगरी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो अशांत रिपीट नहीं होने वाला, देखो यहां अशांत है, शांति नहीं मिल रही इसको, अशांत है, अशांत के साथ साथ ये रिपीट हो रहा है। तो अब आप सोचिए, आपके मन में जिज्ञासा आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है सर अशांत हो, एंड ना हो और रिपीट भी ना हो, अशांत के साथ ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट ना हो मतलब कंटिन्यूअस रैंडम नंबर आए, रिपीट ना हो, आई बात समझ में। तो तीसरा कैटेगरी क्या बनेगा, अशांत रिपीट नहीं होने वाला दशमलव, अशांत रिपीट नहीं होने वाला, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत रिपीट नहीं होने वाला, अशांत अनावर्ती दशमलव, है ना। इसको और शुद्ध में बोलेंगे अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती। इसका मतलब है, समझाने के तौर पर लिखूं तो अशांत रिपीट नहीं होने वाला, रिपीट नहीं होने वाला, ये हम कहेंगे इसको, है ना, ठीक है। अब सुनिए, ये अशांत रिपीट होने वाला है,
ये अशांत रिपीट नहीं होने वाला है ना। आई बात समझ में। दशमलव प्रसार की 3 कैटेगरी, एक ये और एक और इधर आएगी, ये तीसरी कैटेगरी। आई बात समझ में। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, है ना। लिख देता हूं यहाँ पे छोटा छोटा सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो आपने दशमलव प्रकार के 3 तरीके देखे दशमलव प्रसार के। शांत दशमलव, अशांत दशमलव में 2 कैटेगरी, अशांत रिपीट होने वाला, अशांत रिपीट नहीं होने वाला। आवर्ती यानी कि रिपीट हो रहा है, अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव। अब सुनिए मेरी बात। अब आप सोचेंगे कि सर जैसे इस फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार रिपीट हुआ, ऐसा फ्रैक्शन लो जिसका दशमलव प्रसार रिपीट ना हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं है जिसका दशमलव प्रसार ऐसा आ जाए, कोई भी ऐसा भिन्न नहीं है। ऐसा दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्याओं का होता है। √2 का दशमलव प्रसार ऐसा होगा, एंड भी नहीं होगा। हमने √2 की वैल्यू सिर्फ 0.414 तक पढ़ी है, ये सिर्फ 0.414 तक नहीं होती है, अनंत तक जाती है, वो हमने 3 अंकों तक पढ़ी है। √3 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, 0.732, जबकि यहां तक नहीं होता, ये भी अनंत तक जाता है। आई बात समझ में क्लियर। अनंत तक भी जाता है और रिपीट भी नहीं होगा ये √3। तो जितने भी रूट वाले नंबर है ना, अपरिमेय संख्या है, उनका दशमलव प्रसार केवल ऐसा हो सकता है, अशांत और रिपीट नहीं होने वाला। आई बात समझ में। बाकी दुनिया के जितने भी भिन्न है ना, उनका दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होकर एंड हो जाएगा, या फिर अशांत दशमलव होगा तो वो हमेशा रिपीट होगा दुनिया के किसी भी भिन्न का। आई बात समझ में। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल ऐसा होता है, अशांत रिपीट नहीं होने वाला। आई बात समझ में। पाई का भी दशमलव प्रसार ऐसा ही होता है। पाई का वैल्यू हम 3.14 तक लिखते हैं अप टू इन्फिनिटी। पाई का भी दशमलव प्रसार कैसा होता है, अप टू इन्फिनिटी, है ना। अशांत और रिपीट नहीं होगा। आई बात समझ में। तो हमने परिमेय और अभी और खोलूंगा मैं चीजें, शांति से देखते जाइए आप, है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दूसरा नजरिया क्या देखा, है ना। तो परिमेय संख्याओं की एक और परिभाषा क्या बन गई, दो दशमलव प्रसार। ये 2 दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा दशमलव प्रसार किसके अंतर्गत आता है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की एक और परिभाषा दशमलव प्रसार के सापेक्ष में क्या हो गई कि भैया जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो ऐसा हो या ऐसा हो, उन्हें भी परिमेय संख्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो एक और परिभाषा परिमेय संख्या की क्या बन गई, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती दशमलव हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती दशमलव है, उन्हें भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो एक और परिभाषा बन गई इन दोनों को मिला के। इसकी आई बात समझ में। कहाँ लिखी है मैं बताता हूं आपको, है ना, नोट्स में लिखी है मैंने परिभाषा, ठीक है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। तो एक तो परिभाषा मैंने क्या बताई आपको, 2 परिभाषा हो गई अब, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल मन में ये भी है कि पाई को लेकर थोड़ा सा तो मैं और क्लियर करता हूं, अभी आप सुनिए मेरी बात। तो परिभाषा है, एक तो परिमेय अपरिमेय की क्या बताई मैंने, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के समान न हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, जिन्हें p/q वाली परिभाषा को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए आप आइए नोट्स के लास्ट सेकंड पेज पर आइए, आप नोट्स के लास्ट सेकंड पेज पर अपरिमेय संख्या हेडिंग डलिए, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ देता हूं, है ना। संख्या s को s से संकेतिक दर्शाते से संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा में कितना फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0, वे परिमेय है। और जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, सिर्फ न लगा दोगे
तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा बन जाएगी। आई क्या बात समझ में क्लियर? केवल न लगा दोगे तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा बन जाएगी, बाकी परिभाषा सेम रहेगी। तो यदि इसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या न लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0, आई बात समझ में, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब आगे क्या लिखा है आप यहाँ जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। परिमेय संख्याएं भी अनंत होती है, बहुत सारी होती है, वैसे अपरिमेय संख्या भी बहुत सारी होती है, अनंत होती है ना, ठीक, आई बात समझ में है ना, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण दिया उन्होंने? √2 दिया उदाहरण में उन्होंने, √3 दिया, √15 भी दिया उन्होंने, है ना, और पाई भी दिया उन्होंने, आई बात समझ में क्लियर। और एक और उदाहरण उन्होंने दिया है 0.10 110 1110 111110 डैश 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 अप टू अनंत, ऐसे करके एक और उदाहरण। तो आप देखिए ये भी अपरिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, बताइए जरा मेरे को। ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हुई ना। देखिए दशमलव के बाद अशांत है, शांति नहीं है इसको, साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा ना कुछ भी, रैंडम नंबर है सारे, आई बात समझ में। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये उन्होंने उदाहरण दिए हैं, आई बात समझ में, अपरिमेय संख्या के, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात इधर पे आप, है ना। तो आपने देखा तो दो प्रकार से परिमेय अपरिमेय की परिभाषा p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, आई बात समझ में। दूसरा तरीका परिभाषा का क्या है? दशमलव प्रसार के सापेक्ष में परिभाषा। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती दशमलव उन्हें परिमेय कहते हैं। और जिन, इसकी परिभाषा क्या बनेगी एक और दशमलव प्रसार के रिस्पेक्ट में, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती दशमलव है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यदि सवाल 3 नंबर में आया, 3 नंबर में परिमेय अपरिमेय को लेकर, तो 3 नंबर में आप क्या परिभाषा लिखेंगे परिमेय अपरिमेय की? p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय। उदाहरण दे देना 2/3 3/4, ऐसे करके दशमलव प्रसार दिखाने की जरूरत नहीं है ना। इधर उदाहरण दे देना √3 √2 √3 पाई, ऐसे करके, आई बात समझ में। 3 नंबर में सवाल आता है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, उदाहरण दे दो, खत्म कहानी। यदि ये सवाल 5 नंबर में आ जाए, परिमेय संख्या कितने नंबर में आ जाए? 5 नंबर में। यदि परिमेय संख्या आपके सामने 5 नंबर में आ जाए तो फिर p/q की परिभाषा के साथ साथ पैराग्राफ चेंज कर करके दूसरी परिभाषा भी लिख देना, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। कैसे लिखोगे दूसरी परिभाषा? कि भैया जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव या फिर अनवसानी आवर्ती दशमलव उन्हें हम परिमेय कहते हैं। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट सेकंड पेज है ना, लास्ट सेकंड पेज जो है आपका, लास्ट सेकंड पेज अपरिमेय संख्याओं वाला है ना, उसी में देखिए आप कहाँ लिखिए परिभाषा, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। नोट्स के बिल्कुल सबसे आखिरी पेज पर देखिए, नोट्स के बिल्कुल सबसे आखिरी पेज पर देखिए आप, सबसे आखिरी पेज पर बीच में 3 लाइनें लिखी है। सबसे आखिरी पेज पर सबसे ऊपर से आप देखोगे ना, लास्ट पेज पर सबसे ऊपर से जब आप देखोगे, ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये देखो, ये 3 लाइन नजर आ रही जहाँ मैं उंगली मार रहा हूँ, ये 3 लाइन, आई बात समझ में, ठीक है। ये 3 लाइन देखिए आप, क्या लिखिए? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, सॉरी ये शांत और अशांत जो शब्द है ना, इसमें नॉर्मल वाला सा आता है, ध्यान रखना, ठीक है। शांत और अशांत में नॉर्मल वाला सा सरोते वाला आता है, ठीक है ना, सरोते वाला, है ना, ठीक है। वैसे तो ये आना चाहिए लेकिन क्यों आता है, ठीक है, गणित में ऐसे यूज करते हैं ना। चलिए, तो क्या परिभाषा? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है, आई बात समझ में, ठीक है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या होती है, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। अब उसी के नीचे देखिए, उसी के जस्ट नीचे 2 लाइन लिखिए, अपरिमेय संख्या की परिभाषा इस रूप में। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा दोनों लिखिए आपके सामने, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, फिर से लास्ट सेकंड पेज पर आ जाइए। लास्ट सेकंड पेज की थ्योरी पढ़ देता हूं, आपको समझा देता हूं क्या लिखा है उसमें, सुनिए मेरी बात, ठीक है। लास्ट सेकंड पेज पे जो अपरिमेय संख्या लिखी है, अपरिमेय संख्या के बाद परिभाषा लिखी है अपरिमेय की, उसके बाद √2 √3 √15 और पाई दिखाया है, उसके बाद वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखी है। तो यहां से मैं आपको वास्तविक संख्या बता देता हूं। वास्तविक संख्या क्या होती है ना, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसको हम R से डिनोट करते हैं, आई बात समझ में। वास्तविक संख्याओं में
परिमेयी और अपरिमेयी दोनों मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या। परिमेयी और अपरिमेयी दोनों ही मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ये बात समझ में? वास्तविक संख्या यानी कि दुनिया की सारी संख्या है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या लिखी है? एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। आई बात समझ में? अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसे बनाओगे आप? वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक रेखा बनेगी, है ना। जब भी वास्तविक रेखा की यदि परिभाषा आए तो उसमें आप क्या लिखेंगे? परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर लिखिए परिभाषा, है ना। वास्तविक रेखा 0 1 2 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, और पीछे में -1 -2 अप टू माइनस का इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं वास्तविक रेखा। नंबर लाइन, रियल लाइन, वास्तविक रेखा। आई बात समझ में? तो जब भी वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय अपरिमेय दोनों को मिलाने से क्या बनती है? आपकी वास्तविक संख्या। आई बात समझ में? तो 0 1 2 3 4 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस का इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं वास्तविक रेखा, है ना। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं बताओगे आप, वास्तविक संख्याओं में समुच्चय नहीं बनाओगे, वास्तविक संख्याओं में लाइन बनाओगे। आई बात समझ में? अच्छा, एक और तरीका हमारा क्या होता है? एक और तरीका हम यदि लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया 0 1 2 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, और पीछे -1 -2 अप टू माइनस का इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ये तो पूर्णांक बताता है ना, ये क्या बताता है? पूर्णांक, इंटीजर्स। आई बात समझ में? हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। आई बात समझ में? तो रियल नंबर की बात हम कैसे करें? रियल नंबर के लिए ऐसा नहीं बनाओगे, पूर्णांक को दर्शा देगा, ऐसा बनाओगे। अब आप बोलोगे सर इसमें और इसमें ये फर्क है कि भैया पूर्णांक में 1 के बाद सीधे 2 आएगा, लेकिन वास्तविक संख्याओं में 1 और 2 के बीच अनंत संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में 1 और 2 के बीच दशमलव भी तो आएगा, 1 रुपये और 2 रुपये के बीच में 1.5 रुपया भी तो आएगा, 1 रुपया 75 पैसा भी तो आएगा, 1 रुपया 25 पैसा भी तो आएगा। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है। वास्तविक संख्याओं की दुनिया में 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं सम्मिलित हैं, लेकिन यहाँ पूर्णांक में 1 के बाद सीधे 2 आएगा। तो वास्तविक संख्या में आपको ये रेखा बनानी है ना, इसी से उदाहरण के रूप में दर्शाना है। तो वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय लिखा है परिभाषा। आई बात समझ में? तो अब आपको 4-5 चीजें सारी समझ में आ गई आई थिंक, है ना। सबसे पहली चीज क्या थी कि भैया प्राकृत संख्या है, फिर शून्य मिलाया पूर्ण बना, फिर उसके साथ ऋणात्मक नेगेटिव नंबर मिलाए पूर्णांक बना, फिर पूर्णांक के साथ फ्रैक्शन वाले मिलाए तो परिमेय बना, फिर परिमेय अपरिमेय को हाईलाइट किया मैंने आपके सामने 2 तरीके से। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो ये रियल नंबर को भी साथ साथ हमने कवर कर लिया। अब सुनिए मेरी बात, एक और चीज जो है हाँ, तो सुनिए, ये तो हो गया आपका अपरिमेय संख्या, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है ना, एक और तरीके से मैं आपको परिमेय अपरिमेय को समझाता हूँ, है ना। एक परिमेय अपरिमेय P/Q के हिसाब से समझाया, एक परिमेय अपरिमेय दशमलव प्रसार के हिसाब से समझाया। अब परिमेय अपरिमेय में अपने हिसाब से आपको बताता हूँ जो मैंने आविष्कार किया है कि परिमेय अपरिमेय क्या है। अब सुनिए मेरी बात, ये तो सब किताबी काम हो गए, है ना। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ परिमेय और अपरिमेय के बारे में। 2 मिनट लगेगा, केवल सुन लीजिए। कहानी ऐसी है, परिमेय मतलब जिन संख्या को आप जानते हैं ना वे परिमेय है, जिन संख्या को आप नहीं जानते वे अपरिमेय है। नहीं जानते, अपरिमेय शब्द के अर्थ को थोड़ा सा देखो आप। अपरिमेय मतलब जिन संख्याओं को आप नहीं जानते। आई बात समझ में? अब ये पाई वाला जो गड़बड़ है ना आपका क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अब मैं जो बता रहा हूं उससे अपरिमेय संख्या आपको समझ में आएगी। इरेशनल, जिस दैट कैन नॉट बी रेशनलाइज्ड, जिनका परिमेयकरण नहीं कर सके, जिनके ऊपर तर्क वितर्क नहीं कर सके, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय। तो अपरिमेय शब्द का मतलब है जिनको आप नहीं जानते, जो तर्कहीन है। तर्कहीन भी कहते हैं इसको, अपरिमेय संख्या तर्कहीन भी कहते हैं। जो तर्कहीन है जिन संख्या को आप नहीं जानते। आई बात समझ में? तो अपरिमेय शब्द का बेसिक मीनिंग ये है, आधारित बिल्कुल कोर वाला मीनिंग, कि जिन संख्याओं को आप नहीं जानते वे सारी की सारी संख्याएं क्या होती? अपरिमेय। आई बात? जिन संख्याओं को आप नहीं जानते वे सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, तो जिन संख्याओं को नहीं जानते वे अपरिमेय, जिन संख्याओं को जानते हो परिमेय। अब आप बोलोगे सर √2 को तो हम जानते, नहीं जानते आप √2 को? 0.141 √2 नहीं होता, √2 का मान बहुत बड़ा होता है। जिन संख्याओं को आप नहीं जानते वे अपरिमेय हैं।
अब आप बोलोगे रूट 2 को हम जानते हैं, मैं बोलूँगा रूट 2 को नहीं जानते आप। रूट 2 का मान हमें पता नहीं है, रूट 2 का है लगभग मान है, रूट 2 का एग्जैक्ट मान आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। आप रूट 2 को नहीं जानते। यदि मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को रूट 2 रुपया दो, आप नहीं समझ पाओगे। यदि मैं आपको बोलूँ 2 रुपया दो, आप समझ जाओगे 2 रुपये जेब में से निकाल के देने, क्योंकि 2 रुपये को आप जानते हो। यदि बोलूँ रूट 2 रुपया दो, रूट 2 वर्गमूल 2 इतना रुपया दो, रूट 2 रुपया दो मेरे को, आप नहीं समझ पाओगे कितना रुपया निकाल के देना है जेब से। रूट 2 को आप नहीं जानते। आप बोलोगे सर रूट 2 को जानते, 0.414 होता है ना, 0.414 रूट 2 का मान नहीं है। चलिए यदि मैं बोलूँ कि रूट 4 क्या होता है तो 2। जैसे मैंने बोला आपको कि रूट 4 कितना होता है, आप सीधे सीधे बोलोगे सर रूट 4 2 होता है। क्यों होता है 2? क्योंकि 2 का वर्ग करने पर फिर से 4 आएगा। चेक करो, उल्टा चेक करो। यदि रूट 4 का वैल्यू 2 होता है तो 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो यदि रूट 4 का वैल्यू 2 होता है तो बताइए ज़रा 2 का वर्ग करने पर फिर से 4 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात है ना? तो 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है, मतलब रूट 4 का वैल्यू 2 है। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट 2 का वैल्यू आप बोलोगे सर, है ना, 1 मिनट, अरे 1.732 और 1.414 है ना, ठीक है, गलती से लिख दिया था। अब सुनिए, रूट 2 की वैल्यू की हम बात करें, ठीक है ना, रूट 2 की वैल्यू आप क्या बोलोगे? 1.414। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि रूट 2 का वैल्यू 1.414 है तो भैया 1.414 का स्क्वायर करने से आपको क्या मिलना चाहिए? 2। कभी नहीं मिलता 2। क्या मिलेगा पता है? आप कैलकुलेटर चला लेना, है ना, 1.999 ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। जैसे रूट 4 का वैल्यू यदि 2 है तो 2 का वर्ग करने पर फिर से 4 आता है, मतलब वेरीफाइड है कि रूट 4 का वैल्यू 2 है। यदि रूट 2 का वैल्यू 1.414 सही है तो 1.414 का वर्ग करने पर 2 आना चाहिए। आज तक ऐसा नंबर संसार में बना ही नहीं जिसका वर्ग करने पर एग्जैक्ट 2 आ जाए। ऐसा संख्या आज तक बना ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर एग्जैक्ट क्या आ जाए? 2। इट मीन्स ऐसा है कि रूट 2 का वैल्यू आज तक हमें पता है ही नहीं। आई बात समझ में? हम सिर्फ अनुमान, ये अप्रोक्सीमेट मान है, ये तो अनंत तक जाएगा ना। तो ऐसा कोई नंबर डिजाइन हुआ ही नहीं आज तक जिसका वर्ग करने पर एग्जैक्ट 2 आ जाए। इट मीन्स रूट 2 का मान हमें नहीं पता। इसी प्रकार जितने भी रूट वाले वैल्यू होते हैं जिनके साथ संघर्ष होता है उन सब में यही कहानी सेटिस्फाई होती है। रूट 3 का वैल्यू 1.732 गलत मान है, गलत, दिस इज रॉन्ग। आई बात समझ में? 1.732 रूट 3 का वैल्यू नहीं है, रूट 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो। यदि 1.732 रूट 3 का वैल्यू तो 1.732 का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर 3 मिलना चाहिए। ऐसा कोई नंबर आज तक बना ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर एग्जैक्ट 3 मिल जाए। इट मीन्स रूट 3 का मान हमें नहीं पता। ऐसे जितने भी करनी में आते हैं ना, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10, रूट 11, जो भी रूट से बाहर नहीं निकलते वे सब इसी प्रकार का बिहेव करते हैं, इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उन नंबर को हम नहीं जानते, सिर्फ अनुमान लगा रहे। कोई नहीं जानता इस संसार में। तो जिन संख्याओं को नहीं जानते वैसे ही पाई को भी नहीं जानते। पाई का वैल्यू 22/7 जो लगाते हो ना पाई की जगह, वो खुद ही अनुमान है। 22/7 पाई का लगभग मान है, 22/7 पाई का मान नहीं है। जबरदस्ती 22/7 पे थप्पा लगाया गया है पाई का। 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, 22/7 खुद ही पाई के लिए एक अनुमान है, लगभग मान है, यानी कि पाई का मान हम नहीं जानते। आई बात समझ में? तो बेसिक कोर ये है कहानी का कि जिन संख्याओं को आप नहीं जानते ना उन संख्याओं को कहा जाता है अपरिमेय। उसी के अंतर्गत पाई को भी नहीं जानते, क्योंकि पाई बराबर 22/7 करके आप उधर डाल दो इसको परिमेय में, लेकिन पाई को हम नहीं जानते। 22/7 खुद ही अनुमान है उसका। आई बात समझ में? पाई का ओरिजिनल वैल्यू 3.14 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, जैसे रूट 3 का जाता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो पाई को नहीं जानते। अभी गूगल पर करिए आप पाई, तो आप देखेंगे कि पाई का वैल्यू 40-45 दशमलव तक सर्च हो गया है। दशमलव के बाद 40-45 अंक तक पाई के वैल्यू तक पहुंच चुके हैं लोग। इतना आविष्कार हो चुका है, लेकिन पाई का वैल्यू एंड नहीं हुआ अभी तक। आई बात समझ में? तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पाई को हम नहीं जानते, इसलिए पाई अपरिमेय में आता है। 22/7 वाला कॉन्सेप्ट न लगाएं। 22/7 बोल के उसके ऊपर परिमेय का थप्पा जबरदस्ती नहीं लगाना। 22/7 एक पाई का अनुमान है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जिन संख्याओं को नहीं जानते वे अपरिमेय होते, जिन संख्याओं को जानते हो। दशमलव वाली संख्या जितने भी सबको, 17/8 को आप जानते हो। 17/8 का मतलब है 17 के 8 टुकड़े करना। 7/9 को भी जानते हो। 7/9 का मतलब है 7 के 9 टुकड़े करना। अब आप इसको देखोगे और फिर बोलोगे सर हम तो इसको भी नहीं जानते। नहीं, यहां तक मत आइए, इसको देखिए। 7/9 का प्रैक्टिकल यूज हो जाएगा। किसी 7 मीटर लंबी रस्सी के 9 टुकड़े कर दो, 9 भाग कर दो, बिल्कुल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल यूज है इसका। 17/8 का प्रैक्टिकल यूज है, लेकिन इन संख्याओं को आप नहीं जानते। आई बात समझ में? और आपके नॉलेज के लिए बताऊं तो जो संख्या सिर्फ वर्गमूल में होना वे अपरिमेय होती है, बाकी सबकी सब क्या होती है? परिमेय, है ना। ये साइन ये दुश्मन है। जहां ये आ जाए वे अपरिमेय है, इनको छोड़ के सारी की सारी संख्या क्या होती है? परिमेय। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना।
अब इसके अलावा सिर्फ एक पाई होता है जो अपरिमेय होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ एक एग्जांपल्स आपके नोट्स में दिए, उनको चेक कर लेते हैं, परिमेय है अपरिमेय है ना, ठीक है। अब यही अपरिमेय संख्या वाला जो पेज था इसी पर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जो पेज आपका था ना अपरिमेय संख्या वाला, इसी पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अपरिमेय संख्या में इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है ना। आप पढ़ लेना, मैंने जो कहानी बताई है वो सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ये इतना जो लिखा हुआ है इतना सारा, लास्ट सेकंड पेज पर अपरिमेय संख्या जो हेडिंग डली है ना, इरेशनल नंबर, उस पेज को पूरा पढ़ना। वो पूरा पढ़ के याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, एक बार पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वही बोला गया है जो मैंने आपके सामने कहानियाँ सुनाई है अभी, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आइए, लास्ट पेज पर। लास्ट पेज पर यदि हम देखें, है ना, ठीक है, लास्ट पेज पर, लास्ट पेज पर जो है, हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बोली थी कि दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार अशांत रिपीट होगा हमेशा, रिपीट ना हो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी नंबर आप देख लें, 7/17 देख लें आप, 17 7 में भाग देंगे आप, इसमें भी आप पाएंगे। अब देखिए जैसे 1/7, 1/7 का उदाहरण इन्होंने लिया है। लास्ट पेज पर देखिए, लास्ट पेज पर स्टार्टिंग की 4 लाइन के बाद 1/7 का मान इन्होंने लिखा है 0.142857। फिर उसके बाद 142857, फिर उसके बाद 142857, डेज 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना, ध्यान देना, ठीक है। ये मान इन्होंने लिखा 1/7 का। अब आप देखिए 1/7 में भी 142857, 142857, 142857 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ 7 रिपीट हो रहा था, वैसे यहाँ 6 अंकों का पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या लिख सकते हैं इसको सीधे, 0.142857 का बार लिख के, इतना ना लिख के इतने में भी लिख सकते हैं इसको। आप समझिएगा बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो भैया 1/7 का भी दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी, अशांत है, शांत नहीं हो रहा है। शांत नहीं होने के साथ साथ बताइए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, या 1 अंक का पैटर्न रिपीट हुआ था, या 6 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ ऐसा बार था 1 पर बार था, यहाँ 6 पर इकट्ठा बार आएगा। हो सकता है 10 अंकों का पैटर्न रिपीट हो, लेकिन रिपीट जरूर होगा। दुनिया के किसी भी ऐसे भिन्न का दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाएगा या फिर अशांत होगा, तो अशांत में रिपीट होगा ही होगा। वो 6 का पैटर्न रिपीट होगा, 10 का पैटर्न रिपीट होगा, 20 का पैटर्न रिपीट हो सकता है, 50 के सेट का पैटर्न रिपीट हो। आप करके देख लेना, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन ले लो, रिपीट होगा ही होगा। आई बात समझ में। यदि आप ये चाहते हो कि रिपीट ना हो, तो वो रिपीट ना हो वैसे सिचुएशन केवल किन नंबर में आएगी, या तो रूट वाले में या फिर पाई में। किसी भी फ्रैक्शन का अशांत वाला दशमलव रिपीट नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक केस में रिपीट होगा, कुछ भी करके देख लेना। क्लियर। चलिए अब देखिए, तो इन्होंने उदाहरण दिया है वही, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, अनवसानी आवर्ती का। तो अनवसानी आवर्ती के उदाहरण में इन्होंने 1/7 को दिया, पढ़ लेना, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद परिमेय अपरिमेय की परिभाषा है। अपरिमेय इन्होंने देखो √2 का वैल्यू खोल कर रखा है, लास्ट पेज पर √2 का मान इन्होंने लिखा बड़ा सा 1.4142135, ऐसे करते करते देखो बड़ा सामान लिखा है √2 का इन्होंने। तो √2 का हम केवल 1.414 पढ़ते हैं, लेकिन √2 का ओरिजिनल मान क्या है, 1.4142135 अप टू इन्फिनिटी। आई बात देखो, इन्होंने न जाने 30-35 अंकों तक खोला इसको। पाई के मान को भी इन्होंने 30-35 अंकों तक खोलकर बताया है कि भैया ये अपरिमेय संख्याएं होती है। और उसके बाद इन्होंने देखो कोष्ठक में लिखा है, ध्यान दीजिए कि हम प्रायः 22/7 को पाई का एक सन्निकट मान मानते हैं। पाई इज नॉट इक्वल टू, सीधे सीधे साफ साफ लिखा है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई को एक नियरेस्ट वैल्यू हम मानते हैं पाई का, बट पाई 22/7 के बराबर नहीं है ना। अब देखिए 2 सवाल हैं नीचे, है ना, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, ये दोनों सवाल हम कर लेते हैं, तो परिमेय अपरिमेय की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, है ना। चलिए देख लेते हैं इन 2 सवालों को, है ना, ठीक है। इन 2 सवालों को यदि हम देखें तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए देखिए अभी, है ना, देख लेते हैं दशमलव प्रसार किस प्रकार का है प्रत्येक का, है ना। सवाल नंबर 1 में फर्स्ट है 36/100, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4/1/8, 4/1/8 को सॉल्व करेंगे तो 33/8 आएगा। फोर्थ है, फोर्थ क्या है, 3/13। फिफ्थ, पांचवा क्या है, 2/11। और छठा क्या है, सिक्स्थ है
329/400 है ना। तीन सौ 29/400 क्लियर। 3/13 2/11 है ना। अब सुनिए इनका दशमलव प्रसार कैसा कैसा है ये बताओ आप। ये हमसे बोला है 33/8। आई बात समझ में। अब एक बात बताऊं, दशमलव प्रसार किए बिना दशमलव प्रसार कैसा होगा, एक ट्रिक है मेरे पास, एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास जिससे आप देखकर बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार किए बिना ही दशमलव प्रसार बता सकते हैं। पता है इसका दशमलव प्रसार, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन सब का दशमलव प्रसार या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ऐसा किसी का भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्याओं का होता है। आप देख रहे हैं कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं, सब परिमेय है, सब परिमेय। कहीं भी आपको रूट दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं। तो 6 की 6 परिमेय संख्या है, तो इन परिमेय संख्या दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, तो अशांत रिपीट होने वाला होगा। आई बात समझ में। अब आपको ये देखना है शांत है क्या अशांत है, क्योंकि इन दोनों में से उत्तर आने। इसको देखकर बता सकता हूँ मैं इसका शांत दशमलव आएगा, इसको देखकर बता सकता हूँ इसका अशांत दशमलव आएगा, इसको देखकर बता सकता हूँ इसका शांत आएगा, इसको देखकर बता सकता हूँ इसका अशांत आएगा, इसका भी अशांत दशमलव आएगा, मतलब ये वाला नीचे वाला है ना, अशांत मतलब नीचे वाला, शांत मतलब ऊपर वाला, और इसका भी शांत दशमलव आएगा। इसका किसी भी नंबर का बटा देखकर आप बता सकते हैं, किसी भी नंबर का बटा देखकर आप बता सकते हैं कि उसका प्रसार शांत आएगा कि अशांत आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। बटा देखकर, बटा। अब सुनिए शांत दशमलव की प्रॉपर्टी होती है, यदि बटा 2 और 5 की घातों से बना है तो वो शांत दशमलव है, अदरवाइज वो अशांत हो जाएगा। यदि 2 और 5 की घातों से केवल बना है बटा, उसका डिनोमिनेटर हर, तो शांत दशमलव होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आया, 3 आया, 3 की घातें आ गई जैसे कुछ भी, 7 की घातें आ गई जैसे, 11 की घातें आ गई जैसे, ये दिखे 2 और 5 की घातें आई तो शांत है। इनके अलावा कोई भी तीसरा दिखा इनमें से कुछ भी, 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखा तो वह अशांत दशमलव। आई बात समझ में। अब सुनिए कैसे। 100 को जब आप ब्रेक करोगे ना तो 100 2 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग है। तो आप गौर से देखें 100 इसी पैटर्न का है, 2 और 5 की घातों से ही बना है, 3 7 11 में से कोई भी नहीं है। अब आप बोलोगे सर 100 को ऐसा कैसे फैलाएं, तो सुनिए मेरी बात बता देता हूँ उसका तरीका। बचपन में स्कूल में सब सीखा होगा आपने। कैसे करेंगे, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 2 भी 2 बार और 5 भी 2 बार। आई बात समझ में क्लियर। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो बताइए 2 का भी स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर क्या है ये, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देखते से ही समझ गए कि या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा केवल, यानी कि 2 और 5 की घातों से ही बना है कि नहीं बना है ये। आई बात समझ में। शांत दशमलव 11, 2 और 5 के अलावा तीसरा 11 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा जैसे तीसरा दिखे वो अशांत दशमलव हो जाएगा सीधे। 2 और 5 के अलावा जैसे तीसरा दिखे ना वो सीधे किस में चला जाएगा, अशांत दशमलव में। आई बात समझ में आप लोगों को। 2 और 5 के अलावा जैसे तीसरा दिखे वो सीधे कहाँ चला जाएगा, अशांत दशमलव में। ठीक है। अब फिर 8 किससे बनता है, 2 की घात 4 से। देखो 2 और 5 नहीं आया ना तीसरा, 2 और 5 में से ही है ना। जब 2 की घात 3, सॉरी 8 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 से बनता है ना 8। तो आप ही देख लीजिए ठीक से, है ना, 2 की घात 3 क्लियर। तो 2 और 5 में से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8। आई बात समझ में क्लियर, इतनी बात ठीक है। 2 की घात 3, ठीक है। तो आप ही देखिए बताइए शांत दशमलव है कि नहीं है ये। क्यों शांत दशमलव है, 2 और 5 में से ही बने। जरूरी नहीं है दोनों आए, कोई एक भी आए, 2 आए केवल, 5 आए केवल, तो भी शांत दशमलव। इतना याद रखना है कि इनमें से कोई दिखना नहीं चाहिए, इनमें से कोई नहीं दिखने में से कोई दिखा मतलब 2 और 5 के। इतना याद रखो कि 11 की जगह 13 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इन 2 के अलावा कोई तीसरा दिखे तो अशांत हो जाएगा। तो देखिए इन 2 में से दिख रहा है ना, 2 की घाती है ना, तो शांत दशमलव है, ये शांत है ना। 13, 2 और 5 नहीं है ना, ये अशांत हो जाएगा। 2 और 5 में से नहीं है ना, 2 और 5 के अलावा दूसरा दिख रहा है अशांत, 2 और 5 के अलावा दूसरा दिख रहा है अशांत। आई बात समझ में। 400 किससे बनेगा, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 2, 2 और 5 से ही बन रहा है 400। 400 को ऐसे फैला लेना, एक्सटेंड कर लेना, पूरा ओपन कर लेना, फैक्टराइजेशन कर लेना, गुणनखंड कर लेना। 2 की घात 4, 2 और 5 से ही बना है, तो ये भी क्या आएगा, शांत दशमलव। आई बात। बाकी प्रसार आप कर लेना, 1 में 11 से भाग दो आप, 1 में 11 से भाग दोगे तो सबसे पहले 0 लगाओगे, काम नहीं चलेगा।
एक और 0 लगाना पड़ेगा, उसके लिए 0 लगेगा। 11 से कितनी बार जाएगा ये? 11 9 की 99, फिर कितना आएगा? एक 0 लगा, एक और 0 लगाओगे फिर 0, 11 9 की 99। अब आप ही देखिए 0 9 0 9 0 9 चलता जाएगा, 0 9 0 9 0 9 अनंत तक जाएगा ये। तो देखो रिपीट हो रहा है, 0.09 बार आ जाएगा ये, 090909 आएगा 1/11। तो 09 बार आई बात समझ, बताइए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अशांत दशमलव है कि नहीं है ये? तो 1/11 था ना अशांत दशमलव, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार यदि इस प्रकार का सवाल आपको आता है, प्रसार करने को यदि आपको आता है, तो आप सीधे रफ में करेंगे, भाग रफ में देंगे और सीधे उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.090909 अप टू अनंत, और दूसरी लाइन में 0.09 का बार, ठीक है। तो है ना, तो 1/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव है, ऐसा लिखना है आपको। इस प्रकार से उत्तर आप देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? बहुत बार रिपीट करता हूँ क्या, मैंने नोटिस किया। चलो कोई बात नहीं, है ना, क्लियर है इतनी बात। परिमेय अपरिमेय की कहानी आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं शायद, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। 1 मिनट, एक और सवाल है, एक और सवाल है, उसको कर लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है एक और, उसको कर लेते हैं ना, ठीक है, फिर हम विशेषताओं पर आएंगे। इधर से ही मिटा देता हूं, है ना। क्या बोला इन्होंने 2 नंबर के सवाल में? कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं? कौन परिमेय कौन अपरिमेय? तो √23 पहला, दूसरा √225, तीसरा क्या है? 0.3796, चौथा क्या है? 7.478478। ध्यान देना, अप टू इन्फिनिटी, है ना, डेज मतलब अनंत तक बता रहा है वो। पांचवा क्या है? 1.10, 1001, 0001 और 00001, डेज 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 अप टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना। कौन परिमेय कौन अपरिमेय, मैं देखकर बता सकता हूँ। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये लास्ट वाला फिर अपरिमेय है। अब सुनिए मेरी बात, है ना, पहचानना आना चाहिए ना यार। √23 जो भी रूट में आए वो अपरिमेय, तो √23 नहीं निकलेगा ना बाहर, 225 15 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं रहा है, परिमेय हो गया। √4 परिमेय है अपरिमेय है, 2 हो गया ना। तो रूट से बाहर यदि नंबर आ गया पूरी तरह से तो वो परिमेय है। तो 225 पूर्ण वर्ग होता, 15 का स्क्वायर होता, तो 15, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये परिमेय है, दशमलव वाली सारी संख्याएं परिमेय होती है। दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है? परिमेय। आई बात समझ में? देखो ये शांत दशमलव है ना, ये शांत हो गया ना, डेज डेज अनंत तक तो नहीं जा रहा है, तो शांत दशमलव जैसे 17/8, बताइए ये परिमेय है कि नहीं? शांत दशमलव है ना। वैसे ये भी इसी का रूप एक शांत दशमलव है, तो परिमेय है। ये अशांत आवर्ती दशमलव, देखो रिपीट हो रहा है ना, अशांत है, मैं मान रहा हूं अशांत है, अनंत तक जा रहा है, बट अशांत रिपीट हो रहा है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 7.478 का बार, ये क्या दिखाना चाह रहा है? 478 को रिपीट होते हुए दिखाना चाह रहा है। तो अशांत रिपीट होने वाला दशमलव है कि नहीं है? और अशांत रिपीट होने वाला दशमलव परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्लियर। इधर ये अपरिमेय है, अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा है। अशांत है, साथ ही साथ देखो रिपीट हो रहा है क्या? क्या एक जैसा पैटर्न है? यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0 ऐसे चले गए, नहीं है ना एक जैसा। क्या किसी एक को लिख के बार बार करके बार लगा सकते हो आप, एक ही बार में दर्शा सकते हो? नहीं, ये अपरिमेय है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो बताइए क्लियर है इतनी बात? कौन परिमेय कौन अपरिमेय, आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, विशेषताओं की। और कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा, आपको इवन ऑड ये थोड़ा सा और बता देता हूँ, है ना। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है ना, ये बता देता हूँ, ठीक है। इवन ऑड प्राइम को प्राइम, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा दूँ, है ना।
तो बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं परिमेय या परिमेय की कहानी। चलिए अब देखिए आगे, है ना। जितना हम पढ़ रहे हैं ना, एक बात मैं बता दूं, कोई नहीं पढ़ रहा है एमपीपीएससी मेंस में इतना, ठीक है ना। चलिए प्राकृत संख्या हम पढ़ चुके हैं, है ना। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 अप टू अनंत। आई बात समझ में। अब इसमें से दो शाखाएं निकलेगी, एक प्राइम और एक कंपोजिट। और एक कंपोजिट, है ना। यानी कि इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं और इधर हम इसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। क्लियर है? ये अभाज्य और ये भाज्य, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। प्राकृत संख्याओं के दो पार्ट हैं ये, है ना, ठीक है। अभाज्य संख्या आप समझते होंगे, थोड़ा थोड़ा बचपन में पढ़ा होगा। 2 3 5 7 11 13, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य बोलते हैं ना। आई बात समझ में, ठीक है। भाज्य संख्याएं शायद नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, या फिर ध्यान नहीं होगा, बताता हूं मैं, ठीक है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिन प्राकृत संख्याओं के ठीक दो गुणनखंड हो। जिन प्राकृत संख्याओं के ठीक दो गुणनखंड, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा आपको लिखनी है प्राइम में। और भाज्य की परिभाषा क्या है? जिन प्राकृत संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन प्राकृत संख्याओं के ठीक दो गुणनखंड और दो से अधिक गुणनखंड। आई बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक दो गुणनखंड और दो से अधिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक दो गुणनखंड वालों को अभाज्य और दो से अधिक। ये बेसिक परिभाषा है, ठीक है ना। स्कूल में हम थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट सा पढ़ते हैं, इतना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भैया चलिए, प्राकृत संख्याओं के अंदर से ही दो टुकड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 के गुणनखंड क्या है? 2 के गुणनखंड क्या है? 1 और 2। 3 के गुणनखंड क्या है? 1 और 3। 4 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4। 5 के गुणनखंड क्या है? 1 और 5। 6 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 6। 7 के गुणनखंड क्या है? 1 और 7। आती है क्या बात समझ में, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। अब सुनिए। अच्छा, गुणनखंड कैसे निकालते हैं? आपको आता होगा ना गुणनखंड निकालना, फैक्टर निकालना आता है सभी को। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 6 के गुणनखंड, 6 के फैक्टर यदि आपको करने, तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 और 6। जिनसे नंबर भागी तो 1 से भागी थे, 2 3 6, 2 से भागी थे, 3 से भागी थे, 3 2 6, 6 कम 6, जिनसे भागी तो वो गुणनखंड होते हैं, है ना। तो इसके फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 1 और 2 है। तो जिनके ठीक दो गुणनखंड हो वो अभाज्य कहलाएंगे। तो आप वे नंबर चुनो जिनके ठीक दो गुणनखंड। ठीक दो गुणनखंड वाले कौन कौन से नंबर है? 2, देखो ठीक दो गुणनखंड है इसके। 3 के भी ठीक दो गुणनखंड है। 5 के भी ठीक दो गुणनखंड है। 7 के भी ठीक दो गुणनखंड है। आई बात समझ में? तो ठीक दो गुणनखंड वाले नंबर की सीरीज चुन लो इसमें से। 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13, ये सारे क्या होते हैं? अभाज्य। अब भाज्य की बात कर ले, तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड, तो एक तो आएगा नहीं, एक तो न तो भाज्य में आएगा, नहीं अभाज्य में आएगा। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड, तो 2 से अधिक गुणनखंड, सबसे पहली भाज्य संख्या क्या आएगी? 4, है ना। 4 के बाद 2 से अधिक गुणनखंड में 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, चलता जाएगा। तो आई बात समझ में? जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर इनको छोड़ के जो भी बचेंगे वो अपने आप भाज्य हो जाएंगे। आगे आगे बढ़ाते जाओगे संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य में ठीक 2 गुणनखंड और भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड। क्लियर? इतनी बात। ये उदाहरण आप लिख दोगे इसमें क्या लिख दोगे उदाहरण में? 2 3 5 7 डेज दे दे ऐसे करके, और इसमें उदाहरण में ये लिख दोगे। क्लियर? इतनी बात, ठीक है ना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। आई बात समझ में? क्लियर? ध्यान रखना सर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। प्राकृत संख्या हमने पढ़ी थी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1।
ध्यान रखना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है, अनंत तक जाएगा। तो इस पे सवाल बनेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो भैया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनेगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनेगी? 0। आई बात समझ में? अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में न तो सबसे छोटा संभव है, क्योंकि सबसे छोटा भी माइनस अनंत तक है, तो पूर्णांक में छोटा बड़ा संभव नहीं है ना। परिमेय अपरिमेय में भी नहीं है। छोटा, सबसे छोटा संख्या प्राकृत में 1, सबसे छोटी संख्या पूर्ण में 0 है ना। सबसे छोटी संख्या अभाज्य में 2, सबसे छोटी संख्या भाज्य में कंपोजिट नंबर में 4 है ना। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये प्राइम और को प्राइम था। अब हम सम और विषम संख्या देख लेते हैं एक बार, क्योंकि नोट्स में दिया नहीं है मैंने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम सम और विषम संख्याएं देख लेते हैं ना, इवन और ऑड। ठीक, सम और विषम संख्या यानी कि इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब हम इवन और ऑड, है ना। अच्छा, पूर्णांक आपको पढ़ाया है मैंने, 1 मिनट थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, है ना। आपको मैंने पूर्णांक पढ़ाया है यानी कि इंटीजर्स, है ना। ठीक है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। क्लियर? पूर्णांक क्या होता है आप तो जानते ही, 0 1 2 3 4 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, है ना। और पीछे -1 -2 -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब सुनिए क्या है कहानी यहाँ से। यहाँ से यदि आप देखें, है ना, ठीक है, पूर्णांक में से 2 शाखाएं निकलेगी, एक इवन की और एक ऑड की, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। आई बात समझ में? अब सम संख्या की बात करूँ तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग 0 बोलेंगे। दोनों ही सवाल, दोनों ही उत्तर गलत है ना। सम संख्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, 0 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, -2 -4 -6 अप टू माइनस का इन्फिनिटी, ये होती है सम संख्या, है ना। 0 भी आता, -2 -4 -6, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, सिर्फ धनात्मक संख्याओं में सम थोड़े ना देखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं में भी सम संख्या देखेंगे। तो सम संख्या 0 2 4 6 8 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, और 0 -2 -4 -6 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। इधर ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर में आएगा 1 3 5 7 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, है ना। और इधर आएगा -1 -3 -5 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्लियर? 1 3 5 7 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, 1 3 5 7 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। सबसे बड़ी विषम संख्या संभव नहीं है, सबसे छोटी विषम संख्या संभव नहीं है, सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है, सबसे छोटी सम संख्या संभव नहीं है। अब ये सवाल कहाँ से आया? अब हमने तो केवल इतना ही पढ़ा था, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इतना, लेकिन इतना नहीं, इतना होता है। आप गूगल करिए तो सम संख्या क्या होती है, तो पूरा समुच्चय आपको मिलेगा सम संख्या को गूगल पर। देखिए, गूगल पर डालने वाले लोग भी सच डाले, ज़रूरी नहीं है सही हो। ठीक है, गूगल पर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादातर देखेंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो नॉर्मली आपको कुछ लोगों का 2 4 6 0 मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कहानी। सम संख्या की परिभाषा है, जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर यदि पूर्णांक प्राप्त हो तो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूर्णांक प्राप्त हो। चलिए चेक करते हैं, क्या 6 एक सम संख्या है? चेक करते हैं 6 को। तो चेक करने का तरीका क्या है, क्या परिभाषा है? जो भी संख्या को चेक कर रहे हो उसमें किससे भाग दो? 2 से। किसी भी संख्या को चेक करना, सम संख्या, उसमें किससे भाग दोगे? 2 से। 2 से भाग देने पर बताइए 3 आएगा। क्या मिलना चाहिए? पूर्णांक। क्या है पूर्णांक? मिला क्या हमें? यस, मतलब ये नंबर सम संख्या था। किसी भी नंबर को चेक करना है सम संख्या है नहीं, उसमें किससे भाग लगाओ? 2 से। 2 से भाग देने पर क्या मिलना चाहिए? पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए भैया। तो 2 से भाग देने पर जो 3 मिला, ये 3 पूर्णांक है कि नहीं? यस है, पूर्णांक में आता है, यस। तो ये नंबर सम संख्या था। चलिए 0 को चेक करते हैं। 0 को चेक करना है तो 0 में भी सम संख्या की बात कर रहा हूँ।
किसी भी नंबर को चेक करना सम है या उसमें 2 से, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आता है, 0 में किससे भाग दो 0 ही आता है। क्या 0 एक पूर्णांक है? यस, आप देख लीजिए 0 एक पूर्णांक है कि नहीं है, मतलब 0 भी सम संख्या था, 0 भी एक सम संख्या। -6 को चेक करते हैं, -4 को चेक करते हैं, चलिए -4 को चेक करना, -4 में 2 से भाग दोगे, बताइए -2 आएगा। क्या -2 एक पूर्णांक है? देखो जरा, यस -2 एक पूर्णांक है, तो -4 भी इवन नंबर था। तो सिद्ध हो गया परिभाषा के अनुसार कि सारे के सारे इवन नंबर है, प्लस के अनंत तक भी, माइनस के अनंत तक भी। आई बात समझ में क्लियर? लेकिन एक दायरे के अंदर सबसे छोटा इवन आप बोल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आया और उसमें 4 ऑप्शन दिए, एक सवाल में 4 ऑप्शन दिए, 0, 2, 6 और 8। इसमें बोला बताओ सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। किसी दायरे के अंदर छोटा बड़ा बता सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से मांगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो संभव नहीं है। माइनस अनंत और प्लस के अनंत तक जा रहा है, संभव नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन किसी दायरे के अंदर सब छोटा है सबसे बड़ा मांगे तो पॉसिबल है। इस दायरे में सब छोटी सम संख्या क्या है आपकी? 0। आई बात समझ में क्लियर है ना? यदि 0 की जगह 4 होता तो फिर सब छोटी सम संख्या कौन सी हो जाती? 2। तो किसी दायरे के अंदर बता सकते हैं। अब विषम की परिभाषा तो भैया कुछ नहीं है, इसमें से इनको छोड़ के जो नंबर बनेंगे विषम, इतना सा करना है, जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर यदि पूर्णांक प्राप्त न हो, परिभाषा आप मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बना लेना, जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर यदि पूर्णांक प्राप्त न हो, न लगा देना, प्राप्त न हो, तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, और ये समुच्चय लिख देना। आई बात समझ में क्लियर है ना? तो ये कहानी है भैया, ठीक है, संख्याओं की दुनिया की। ठीक है, अब हम संख्याओं की विशेषताओं की बात करेंगे, है ना? संख्याओं की विशेषताएं क्या है ना? ठीक है, संवृत, साहचर्यता, है ना? ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में बात करते हैं ना, नेक्स्ट में। ठीक है।